Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. अभी तक हमने NCERT के अकॉर्डिंग RBCs तक पढ़ लिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज रिलेटेड टू RBC की शेप। RBC की जो शेप है वो चेंज हो जाती है when we placed RBC in different kinds of solution. जब हम RBC को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो भी शेप चेंज होगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो भी शेप चेंज होगी। जब RBC को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो RBC के अंदर क्या होगा कि वाटर की एंट्री होगी। जब RBC के अंदर वाटर की एंट्री होगी तो RBC के अंदर पानी जाएगा, ऑस्मोसिस से जाएगा और ऑस्मोसिस से जाने की वजह से RBC बस्ट हो जाएंगी। वहीं जब RBC को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो RBC की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। जब RBC को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो RBC का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाएगी। तो श्रिंकिंग ऑफ RBC इज नोन एज क्रीनेशन। तो ये सारे चेंजेस आएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या ये सारी चीजें हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये हम सेल टॉपिक में भी पढ़ते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। अब हमने किससे कंपेयर किया? सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट से कंपेयर किया है सॉल्यूशन को। हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन है जिस सॉल्यूशन में सॉल्ट या शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो इस तरीके से शेप ऑफ RBC चेंज हो जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट इज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हम व्हाइट ब्लड कॉर्पसूल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ये व्हाइट कलर की हैं क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट नहीं है? दे लैक हीमोग्लोबिन, इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। RBCs enucleated हैं आफ्टर मेच्योरिटी बट WBCs आर न्यूक्लिएटेड। तो यहाँ पे अगर हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग करनी होती है तो हम अगर ब्लड सैंपल लेते हैं तो ब्लड में से हम कौन सी सेल एक्सट्रैक्ट करेंगे? WBCs। हम वहाँ पे RBCs एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, प्लेटलेट्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही इन्यूक्लिएटेड होती है। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए जिन सेल्स की जरूरत होती है वो होती हैं WBCs, क्योंकि WBCs में न्यूक्लियस है और वहीं से ही मिलता है DNA फिंगरप्रिंटिंग उसी WBC के DNA से की जाती है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं दे आर न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस होता है और डिफरेंट शेप का होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। They are relatively lesser in number which average 6000 to 8000 per cubic millimeter। तो ये हो गया इनका काउंट। कितना काउंट है ल्यूकोसाइट्स का काउंट है 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब अगर ये काउंट बढ़ता है या घटता है तो बॉडी के लिए दोनों ही नुकसानदायक है। इनके बढ़ने या घटने को बोलते क्या है? अगर काउंट बढ़ता है तो किसका बढ़ रहा है? ल्यूकोसाइट्स का बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। अगर काउंट कम हो रहा है तो किसका हो रहा है? ल्यूकोसाइट्स का। तो हम कम काउंट होने को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपेनिया और ल्यूकोपेनिया, यानी कि काउंट कम हो रहा है। अगर ल्यूकोसाइट्स का काउंट एबनॉर्मली इंक्रीज होता है, मतलब जरूरत से ज्यादा ये नंबर में बढ़ जाती हैं, तो उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को या डिजीज को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। इसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। ये कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या है? कैंसर है कि जरूरत से ज्यादा काउंट हो गया किसका? ल्यूकोसाइट्स का या व्हाइट ब्लड सेल का। जब ल्यूकोसाइट काउंट किया जाता है तो इसको हम कहते हैं TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट का काउंट का मतलब क्या है? जितनी भी टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट है सभी को काउंट किया जा रहा है।
अब यहाँ पे अगर अलग अलग ल्यूकोसाइट को काउंट किया जाता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो हम किसी भी एक को काउंट कर रहे हैं तो दैट इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये तो बात हो गई काउंट से रिलेटेड। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, यानी कि इनका लाइफ स्पैन लगभग फ्यू आवर्स का या एक दिन, मुश्किल से ये 20 घंटे तक सर्वाइव करती हैं। 20 to 24 आवर्स मैक्सिमम इनका सर्वाइवल है। बट कुछ ल्यूकोसाइट्स ऐसे भी हैं जो 5 to 7 डेज सर्वाइव कर सकती हैं। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में, तो लिम्फोसाइट्स का सर्वाइवल 5 to 7 डेज हो सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि ल्यूकोसाइट्स क्या होती हैं, उनका काउंट क्या है और उनका लाइफ स्पैन कितना होता है। We have two main categories of WBCs. अब WBCs की कैटेगरी किस बेसिस पे बनाई गई हैं? They are categorized on the basis of the type of cytoplasm and the type of nucleus. इनका न्यूक्लियस कैसा है और इनका साइटोप्लाज्म कैसा है, उस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पे इस फिगर में अगर हम देखें तो ये 2 टाइप की होती हैं, granulocytes and agranulocytes। ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट टाइप की होती हैं। ग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एग्जैक्टली क्या होते हैं ग्रैन्यूल्स? ये ग्रैन्यूल्स प्रोटीन्स होते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं। और ये एंजाइम कब सिंथेसाइज करते हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम खतरे में होता है तब ये एंजाइम्स बनाते हैं और इम्यून सिस्टम की सहायता से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रेन्स यानी कि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ग्रैनुलोसाइट्स कौन से हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स कौन से हैं? तो ग्रैनुलोसाइट्स में इयोसिनोफिल्स, जिनको हम एसिडोफिल बोलते हैं, नेक्स्ट है बेसोफिल एंड नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल। तो एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स ये ग्रैनुलोसाइट्स हैं। और ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, जो कि 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये 5 टाइप के WBCs हो गए। साइटोप्लाज्म के बेसिस पे हमने बोला ग्रैनुलोसाइट्स हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हमने बोला कि न्यूक्लियस के बेसिस पे भी इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो देखिए इनका न्यूक्लियस कैसा है। अगर न्यूक्लियस के बेसिस पे इनको देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे इयोसिनोफिल्स की। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो है बाइलोब्ड न्यूक्लियस, डंबल शेप न्यूक्लियस या बाइलोब्ड न्यूक्लियस। बाइलोब्ड मतलब 2 टुकड़ों वाला। ऐसा लगता है कि 2 डंबल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे डंबल में होते हैं आगे और पीछे से बल्जेस, तो उसी तरीके का इनका न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो ट्राइलोब्ड होता है। इस तरीके से नजर आता है। और एस शेप्ड न्यूक्लियस, अगर अल्फाबेट में देखें तो एस शेप्ड न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है, बहुत सारे लोब्स यहाँ पे होते हैं। इस तरीके से न्यूक्लियस दिखाई देता है। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो लार्ज और किडनी बीन शेप न्यूक्लियस होता है। और टी लिम्फोसाइट्स का न्यूक्लियस और बी लिम्फोसाइट्स का न्यूक्लियस भी लार्ज होता है। तो ये बात हो गई न्यूक्लियस के बेसिस पे डिफरेंशिएशन एंड साइटोप्लाज्म के बेसिस पे डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं और इस टेबल से हम इनके बीच का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे और यहाँ पे सारी बातें लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं
एसिडोफिल्स की। एसिडोफिल्स इनको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एसिड डाई इयोसिन से डाई किए जाते हैं, इयोसिन डाई से ये डाई किए जाते हैं, इसीलिए इनको एसिडोफिल या इयोसिनोफिल बोला जाता है। बेसोफिल बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू से डाई किए जाते हैं, और न्यूट्रोफिल्स, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये बोथ एसिड एंड बेस, बोथ एसिड डाई एंड बेसिक डाई, दोनों तरीके की डाई से ये डाई किए जाते हैं। टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स में ऐसी कोई भी फीचर प्रेजेंट नहीं है। तो हमने 3 चीजें पढ़ी, पहला साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस, और तीसरा किस डाई से ये डाई किए गए हैं। ये 3 डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे पता चल गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका परसेंटेज कितना है ब्लड में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इयोसिनोफिल्स की। इयोसिनोफिल्स हैं 2 to 3%, बेसोफिल्स हैं 0.5 to 1%, और सबसे ज्यादा प्रेजेंट है न्यूट्रोफिल्स 60 to 65%, ये 60 to 65% है। फिर हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की, यहाँ पे टेबल बना दें। तो जो मोनोसाइट्स हैं यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये मोनोसाइट्स की बात की जा रही है, ये लिम्फोसाइट्स की बात की जा रही है, और यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं मोनोसाइट्स का, तो मोनोसाइट्स का परसेंटेज 6 to 8% एंड लिम्फोसाइट्स का 20 to 25%। इस तरीके से ये परसेंटेज वाइज प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ये क्या पता चला कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, किसमें? परसेंटेज में, सबसे ज़्यादा हैं ये परसेंटेज में। तो ये सारी चीज़ें हो गई इनके बेसिक फीचर से रिलेटेड। अब यहाँ पे इनके स्पेसिफिक फीचर की बात कर लेते हैं, यानी कि इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। जब इनके फंक्शंस की बात की जाती है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट 60 to 65%, ये हम पीछे मेंशन कर चुके हैं, ऑफ द टोटल WBCs। बेसोफिल्स आर लीस्ट, सबसे कम होते हैं बेसोफिल्स 0.5 to 1% अमंग दैम। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स कितने हैं? 6 to 8%। अब यहाँ पे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का कलेक्टिव वर्क दे रखा है, ये फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। यानी कि कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म अगर बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है तो ये उसको एनगल्फ कर जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे बेसिकली अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर देते हैं फैगोसाइटोसिस के थ्रू। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है उसके थ्रू, यानी कि उसको एनगल्फ कर जाते हैं। अब यहाँ पे मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो ये स्कैवेंजर्स होते हैं ब्लड के, ये जो माइन्यूट बिट्स होते हैं, छोटे छोटे जो ब्लड सेल्स की बिट्स होती हैं, टुकड़े होते हैं, उनको खत्म करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और इनका काम भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में एंटर हो रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी ये करते हैं। तो दोनों का एक्शन क्या हो गया? फैगोसाइटिक एक्शन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये सबसे ज़्यादा हैं बट साइज में स्मॉल हैं, दे आर स्मॉल बट दे आर मोर इन परसेंटेज और मोर इन काउंट। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोपुलिसमैन, माइक्रोपुलिसमैन ऑफ द ब्लड, माइक्रोपुलिसमैन ऑफ द ब्लड इनको बोला जाता है। मोनोसाइट का भी एक्शन सेम ही है, काम सेम ही है, तो इनको बोला जाता है मैक्रोपुलिसमैन, मैक्रोपुलिसमैन। एक माइक्रोपुलिसमैन, एक मैक्रो क्यों? क्योंकि ये साइज में सबसे बड़े हैं, लार्जेस्ट हैं, इसलिए मैक्रोपुलिसमैन इनको बोला जाता है। दोनों में डिफरेंशिएशन हो गया। सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल, बट इनका साइज सबसे छोटा, तो ये माइक्रोपुलिसमैन। साथ में जो एक्शन है वो फैगोसाइटिक एक्शन है।
मोनोसाइट का भी फैगोसाइटिक एक्शन है बट साइज सबसे बड़ा है, तो मैक्रोपुलिसमैन। जो मोनोसाइट हैं जब ये साइज में बड़े हो जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये फैगोसाइटिक एक्शन हो गया। बेसोफिल सिक्रीट। अब बेसोफिल क्या करता है? बेसोफिल सिक्रीट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है और हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये दोनों क्या करते हैं? ये ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन करते हैं। जब हम बात करते हैं सेरोटोनिन की तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। और जब हम हिस्टामिन की बात करते हैं तो ये करता है वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल को ये फैलाता है। तो एक फैला रहा है, एक कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, तो दोनों इस तरीके से मैनेज करते हैं। कौन करवा रहा है? बेसोफिल करवा रहा है। हेपेरिन क्या है? हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है। अब बेसोफिल ये सारी चीजें रिलीज कर रहा है, यानी कि इट इज इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अगर क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व है, तो आंसर जाएगा बेसोफिल इन्वॉल्व है। eosinophil resist infection and also associated with the allergic reaction। जो एसिडोफिल है ये भी हिस्टामिन सिक्रीट करता है, और ये हिस्टामिन कब सिक्रीट करता है? ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। इसके साथ साथ जो एसिडोफिल है या जो इयोसिनोफिल है ये हमें लार्ज पैरासाइट के इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो क्वेश्चन आता है कौन सा ऐसा WBC है जो हमें लार्ज पैरासाइट के इन्फेक्शन से बचाता है। अब पैरासाइट कौन से ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी में आते हैं और हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी बॉडी उनके लिए होस्ट हो जाती है, जैसे एस्कैरिस। उसी के साथ साथ जैसे टीनिया सोलियम हमारी बॉडी में एंटर कर गया। एस्कैरिस क्या है? राउंड वॉर्म। टीनिया सोलियम क्या है? फ्लैट वॉर्म। ये हमारी बॉडी में आते हैं, इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और चिपक जाते हैं इंटेस्टाइन के साथ, हुक के साथ ये चिपक जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में जो इनके पार्ट्स होते हैं, इनका जो माउथ पार्ट्स है वहां पे हुक एंड सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इंटेस्टिनल वॉल पे आके चिपक जाते हैं। हुक एंड सक्कर्स की हेल्प से इस तरीके से चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, जो एसिडोफिल है या इयोसिनोफिल है उसका काउंट बढ़ जाता है ऐसे पैरासाइट से हमें बचाने के लिए, और ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे इनकी बॉडी वॉल को डिस्ट्रॉय किया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिम्फोसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं 20 to 25% ये टोटल WBCs होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, B lymphocytes and T lymphocytes। Here B stands for bone marrow। B किसके लिए रखा गया है? बोन मैरो के लिए। और T रखा गया है थाइमस के लिए। जो थाइमस है वो T lymphocyte का ट्रेनिंग स्कूल है। ट्रेनिंग स्कूल का मतलब है कि T lymphocytes वहां जाके ट्रेन होते हैं। अब काम क्या करते हैं? यहाँ पे जो T lymphocytes हैं, ये T lymphocytes 3 टाइप के हैं, T helper cells, T killer cells, एंटी सप्रेसर सेल्स। ये 3 टाइप के हैं, नाम से ही पता चल रहा है, हेल्प करने वाले, किल करने वाले, सप्रेस करने वाले। सबसे पहले हम बात करें टी हेल्पर की। टी हेल्पर क्या करते हैं? ये बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं, क्या बनाने के लिए? एंटीबॉडीज बनाने के लिए, जिससे बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बना सके। टी किलर सेल्स माइक्रोब्स को खत्म करते हैं, यानी कि बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। दे किल माइक्रोब्स और पैथोजेंस विच आर एंटरिंग इन आवर बॉडी और ट्राई टू एंटर और इन्वेड द बॉडी। टी सप्रेसर, टी सप्रेसर क्या करते हैं? टी सप्रेसर टी किलर सेल को सप्रेस करते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये सारी बातें हो गई लिम्फोसाइट्स,
से रिलेटेड कि लिम्फोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं, और या हम कह सकते हैं कि जो टोटल जितने भी टाइप के WBCs हैं उनसे रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, द नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट इज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स भी बोला जाता है। द प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। These thrombocytes are the cell fragments, ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी सेल के टुकड़े होते हैं, produced from megakaryocyte। very important line, very very important। अब सबसे पहले ये समझे कि मेगाकैरियोसाइट्स क्या होते हैं। मेगाकैरियोसाइट्स क्या होते हैं? मेगा मतलब बड़ा, कैरियो दैट इज न्यूक्लियस, तो ऐसी सेल जिसमें बहुत बड़ा न्यूक्लियस है। अब जब यहाँ पे ये सेल में फ्रैगमेंटेशन होता है तो इस सेल के फ्रैगमेंटेशन से, छोटे छोटे टुकड़े से क्या बनती है? प्लेटलेट्स बनती है, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इनका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? इन पर्टिकुलर सेल्स का, इनका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में हो रहा है। ये भी कहाँ बन रही हैं? बोन मैरो में बन रही हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन, अब यहाँ पे बात आ गई प्लेटलेट काउंट की, कि प्लेटलेट काउंट कितना होता है एक हेल्दी ह्यूमन में। सो अगर काउंट की बात करें तो ये होता है 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में। सो इट इज 1,50,000 टू 3,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब ये जो काउंट है, ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। जब कोई चीज़ बनती है, अगर हम बात करें किसी भी फॉर्म्ड एलिमेंट के बनने की, तो उसको हम बोल रहे हैं साइटोसिस, और कम होने को हम बोल रहे हैं पेनिया। तो यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट्स बन रही हैं तो बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, यानी कि प्लेटलेट्स का बनना। और अगर कम हो रही है तो इनको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि कम हो गई। अब अगर इनका काउंट एकदम एबनॉर्मली कम होता है, यानी कि 40,000 से भी कम होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो क्लॉटिंग है वो शो करेगी बॉडी, यानी कि स्किन पे पैचेस बनेंगे, और इस डिजीज को हम बोलते हैं पुरपुरा डिजीज। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड की क्लॉटिंग करना, और उसी को ही हम बोलते हैं coagulation of blood। A reduction in their number can lead to clotting disorder। हमने अभी बात की कि अगर इनका नंबर कम होता है तो कम होने से क्या होता है? डिसऑर्डर होता है, पूरी स्किन पे पैचेस बन जाते हैं, और पैचेस क्लियरली विजिबल भी होते हैं, विच लीड्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यानी कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर से एक और दिक्कत क्या आती है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है। तो ये तो हो गई इसकी जनरल बात। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें थ्रोम्बोसाइट से रिलेटेड। हमने थ्रोम्बोसाइट का काउंट पढ़ लिया कि ये 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होती हैं, तो ये तो इसका एक नॉर्मल काउंट हो गया। अब हम इसके साइज की अगर बात करें तो साइज होती है इसकी 2 to 3 माइक्रोन। साइज इज 2 to 3 माइक्रोन। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का होता है। लाइफ स्पैन इसका ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का होता है। आरबीसी की तरह प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोस्थेनिन। दिस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इज नोन एज थ्रोम्बोस्थेनिन, एंड
इसी के ही साइटोप्लाज्म में बेसोफिल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव बेसोफिल ग्रैन्यूल्स, और बेसोफिल ग्रैन्यूल्स होने की वजह से इन पर्टिकुलर सेल को मिथाइलिन ब्लू से डाई किया जाता है, यानी कि बेसिक डाई से डाई किया जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया प्लेटलेट्स के बारे में, और यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि कितने डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ये कॉम्पैटिबिलिटी या इनकॉम्पैटिबिलिटी या RH इनकॉम्पैटिबिलिटी कैसे शो करते हैं।